जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और एग्ज़ाम से पहले आप लोग इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में आंतरिक सतह पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आंसर कीजिए। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों नॉन स्टिक बर्तनों में टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और देखिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8:30 बजे से। ये क्लास आपको रात 8:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो साथियों परम शून्य तापमान पर अर्धचालक जिसको सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इसका उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है अर्धचालक है। तो इसमें विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, तो याद रखिएगा शून्य हो जाता है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है परम शून्य तापमान पर, तो परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों की चालकता शून्य हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह, राइट आंसर है सी ऑप्शन, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक क्या होता है, उपयोगी होता है। और आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो देखिए शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाता है, जिसके कारण होता है घेंगा रोग, घेंगा रोग होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग और उसके जीव के कारक के बारे में सही नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए टीबी माइकोबैक्टीरियम बिल्कुल सही है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम। और एड्स जो है HIV वायरस के कारण होता है, यानी कि ये तीनों सही है। जबकि हैजा, इन्फ्लुएंजा ये गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, गलत है। निम्न दिए गए धातुओं में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है। देखिए 10th लेवल का क्वेश्चन है। आपने 10th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर में क्या होता है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, फिर उसके नीचे होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से होता है। और सबसे लास्ट में आके आपका हो जाता है गोल्ड यानी सोना। और ये घटते चला जाता है, घटती अभिक्रिया है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से, राइट आंसर है जिंक। जिंक जो है सबसे ये क्या है, कम अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक पूछे तो पोटेशियम आपको आंसर करना है। अगर ऑप्शन में पोटेशियम ना मिले तो आपको ऑप्शन में सोडियम देगा। तो इसी दोनों में से कोई ऑप्शन में देगा तो सबसे अधिक होता है पोटेशियम या उससे नीचे सोडियम।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। चलिए, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो साथियों, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में बनता है। निम्न में से किस ग्रंथि को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो साथियों, किस ग्रंथि को ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एड्रिनल ग्रंथि को। देखिए, सी ऑप्शन में दिया गया है एड्रिनल ग्रंथि को। किसी पिंड का भार क्या होता है? अब देखिए, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा बताएंगे, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और ऐसे भी हमने इस क्वेश्चन को पहले भी बहुत बार बताया है। तो किसी पिंड का भार यानी किसी वस्तु का भार पूछा जा रहा है, इस कंडीशन में कहाँ पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो चलिए आपको बता देते हैं। देखिए, किसी वस्तु का भार अगर पूछे ध्रुव, जिसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है, ध्रुव पर कितना होता है? तो सबसे मैक्सिमम होता है, आपको ध्यान रखना है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सबसे मैक्सिमम होता है। और सबसे कम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार ये क्या होता है? मिनिमम होता है। शून्य कहाँ पर होता है? पृथ्वी के सेंटर पर। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? शून्य होता है। तो आइए सभी ऑप्शन को देखते हैं। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होती है पिंड का भार, बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलग अलग होता है। ध्रुव पर अधिकतम होता है, ये कंडीशन सही है। विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, गलत है, क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या होता है? मिनिमम होता है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है, ये कंडीशन भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ध्रुव पर अधिकतम होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अगर पृथ्वी की सतह से हम ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान घटेगा, आपको ध्यान रखना है। क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या फिर नीचे आएंगे तो छोटी जी का मान, जिसको भार कहा जाता है, ये क्या होगा? तो घटेगा। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर छोटी जी का मान क्या होगा? तो ये कम होगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ाने पर छोटी जी का मान क्या होगा? कम होगा। और पृथ्वी का घूर्णन घटाने पर जी का मान बढ़ेगा। लवक के कितने प्रकार होते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप सभी सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपका ऐसे ही रेगुलर और बेहतरीन क्लास हो सके। तो देखिए, लवक की बात करें तो लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक है वर्णी लवक। वर्णी लवक का काम क्या है? यह पौधे के हरे भागों को छोड़कर अन्य भागों को रंग प्रदान करता है, जैसे फूलों का रंग, गाजर का रंग, ये वर्णी लवक का काम है। लवक में दूसरा प्रकार आता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक यहाँ पे लिख देते हैं। अवर्णी लवक ये क्या करता है? तो ये भोजन संग्रहित करता है, अवर्णी लवक। और तीसरा प्रकार क्या है? तो तीसरा प्रकार है हरित लवक, जो कि पौधे के लवक है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो 3 कौन कौन सा है? वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। और लवक जो है अधिकांश पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ पर किसी को भी गैल्वेनिक का आंसर नहीं करना है। यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ाना है, न कि जस्ता का। तो एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है एनोडीकरण। क्या कहा जाता है? एनोडीकरण। केला का पीएच मान क्या होता है? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर बताइए। केला का पीएच मान क्या होता है?
तो साथियों केला का पीएच मान 5.2 होता है। इसको आप लोग याद कर लीजिए 5.2। और केला का वनस्पतिक नाम पूछे क्या होता है तो पैराडेसिका, यहाँ पे लिख देते हैं, इसे याद रखिएगा, पैराडेसिका ये केला का वानस्पतिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन अणु में निम्न में से कौन बंधन उपस्थित रहता है? यानी क्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है Cl2, तो इसके बीच में कौन सा बंधन उपस्थित रहता है ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोरीन अणु में एकल सहसंयोजी बंधन उपस्थित रहता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, एकल सहसंयोजी बंधन। निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है? तो साथियों इनमें से कौन वैश्विक समस्या है? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आतंकवाद। ये क्या है? वैश्विक समस्या है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था? बिल्कुल 1 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर करते चलिए आप लोग। किस नदी के तट पर हाइडेस्पिच का युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों इसका सही जवाब है झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। और यह जो युद्ध है 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके किसके बीच में? सिकंदर और पोरस के बीच में। और इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा था। कौन? सिकंदर। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? तो याद रखिएगा अरस्तु। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। तो बिहार के नक्शे पर किशनगंज जिला जो है सबसे पूर्व में है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशनगंज। सबसे पश्चिम में पूछे तो कैमूर। आप लोग भी लिखते चलिए, सबसे पश्चिम में कौन सा है? कैमूर है। और सबसे उत्तर में पूछे पश्चिमी चंपारण, जो कि सबसे बड़ा जिला है बिहार का क्षेत्रफल में। पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तर में है। और सबसे दक्षिण में है गया, जो कि बिहार का सबसे गर्म जिला है गया। तो आपको ध्यान रखना है, पूरब में किशनगंज, पश्चिम में कैमूर है, उत्तर में पश्चिम चंपारण और दक्षिण में गया। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है, किसमें? तो साथियों इसका सही जवाब है संविधान के संशोधन में। राज्यसभा के पास संविधान के संशोधन करने के मामले में लोकसभा के बराबर अधिकार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो साथियों इसकी स्थापना होती है कब? तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, पूरा डेट है 31 दिसंबर, यहाँ पे लिख देते हैं 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। ध्यान रखना है कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, याद रखिएगा। तोबा झील कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताइए 20 के लिए। टोबा झील। तो साथियों टोबा झील ये सुमात्रा में है और ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा झील है टोबा झील, याद रखिएगा। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित खाली स्थान से किया जाता है। और देखिए प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है। इससे होगा क्या? आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा।
तो साथियों पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित खाली स्थान से किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो डेट है 1952 में इसकी स्थापना होती है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो साथियों भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित और प्रकाशित करता है कौन? तो NSSO। कौन हो जाएगा? NSSO, ध्यान रखना है। आगे देखिए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? चलिए तो इसके लिए आंसर बताइए, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया था? तो साथियों अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया था। तो देखिए डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था आपको बताना है। तो साथियों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डेट भी पूछा जाता है 1998 में। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन सही है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भाग 4 हो जाएगा यहाँ पे, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? और देखिए सेशन के लास्ट में बिल्कुल आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताना है कि आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर दिए हैं। तो साथियों खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? यानी कि जो ऑप्शन में दिया गया है इसमें से सबसे पहले किस राज्य को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, फिर उसके बाद में किसे, ऐसे बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए सबसे पहले हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर, क्योंकि नागालैंड को सबसे पहले दिया गया था 1963 में, और ये भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। उसके बाद फिर हरियाणा 17वां राज्य बना था, कब? तो 1966 में। फिर उसके बाद सिक्किम बना था 22वां राज्य, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। और सिक्किम जो बना था 22वां राज्य, ये बना था 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा, और इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया था। उसके बाद फिर 36वां एक संशोधन होता है 1975 में, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। पहले 1974 में सह राज्य का दर्जा मिला था, फिर 1975 में एक और संशोधन होता है 36वां, जिसके कारण सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और बाद में 24वां राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश 1981 में। तो इसका क्रम जो है यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। और साथियों भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछे किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जो कि जीवक है, सही कर लीजिए, जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो साथियों इसका सही जवाब है बिंबिसार के दरबार से संबंधित है जीवक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु के बाद उदयन। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनगणना में कितने व्यक्तियों की वृद्धि हुई है? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। साथियों जनगणना 2011 आपको बार बार बता रहे हैं, इस टॉपिक को कंप्लीट आपको कर लेना है एग्जाम से पहले।
हमेशा इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 30 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में 225 व्यक्तियों की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अपना बिहार में है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बटुकम्पा किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर बता देते हैं। ये तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला क्या है? फेस्टिवल है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए अंबुबाची मेला, ये जो फेस्टिवल है यानी कि मेला है, कहाँ पर लगता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें।